गांव में बूढ़ी दादी की 100 फीट लंबी चोटी। कुछ भी बोलो आरती, उन रस्सियों से तो ये 100 फीट की चोटी कई गुना ज्यादा बेहतर है। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आता कि सोमवती काकी की इस उम्र में इतनी लंबी 100 फीट की चोटी का क्या राज है। अरे हमें देख लो, 2 फुट बाल बढ़ते नहीं है कि टूटने पहले लग जाते हैं। 100 फीट लंबे बाल मायने रखते हैं। एक तरफ जहां गांव के कुएं पर खड़ी औरतें रस्सी के बजाय 100 फीट लंबी चोटी से कुएं से पानी खींच रही होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांव में कुछ बच्चे उदास बैठे होते हैं। ये वाली इलास्टिक भी टूट गए, अब तो माँ दूसरी दिलाएगी भी नहीं। कल ही तो बाबा लेकर आए थे इसे, अब क्या करें। मुझे तो इलास्टिक ही खेलना है, इतनी धूप में कहाँ भागेंगे। इलास्टिक टूट जाने की वजह से बच्चे काफी उदास हो रहे होते हैं कि तभी वहां मीरा नाम की एक औरत आती है और उनकी बात सुनती है। अरे बच्चों, क्या हुआ? अगर ये इलास्टिक टूट गई है तो सोमवती काकी की 100 फीट की चोटी लंबी भूल गए क्या? हाँ, वो तो हम भूल ही गए। उस 100 फीट लंबी चोटी से बढ़िया कोई रस्सी हो सकती है क्या? मीरा की बात सुनकर सभी लोग सीधा सोमवती के घर की तरफ जाते हैं, जहां सोमवती के कमरे की खिड़की से बाहर तक उसकी 100 फीट की लंबी चोटी आ रही थी, जिसे देखकर अब वो सभी बच्चे उस चोटी से इलास्टिक बनाकर खेलने लगते हैं। ये चोटी तो काफी बढ़िया है, अब तो हम इससे ही रोज इलास्टिक खेलेंगे। जहां गांव में मौजूद बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी सोमवती की 100 फीट लंबी चोटी का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहीं सोमवती अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। तभी सोमवती की पोता बहू पूनम, जो 6 महीने की गर्भवती होती है, वो सोमवती के लिए चाय बनाकर लाती है। देखो तो अम्मा कैसे बेफिक्र होकर सो रही है और गांव वाले इनकी 100 फीट लंबी चोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी चोटी ना हो गई, पता नहीं कौन सा अकबर का खोया हुआ खजाना हो गया है। अब चाय का कप लेकर पूनम सोमवती के करीब आ ही रही होती है कि तभी अचानक एकदम से पूनम का पैर सोमवती की चोटी पर आता है और वो गिरते गिरते बचती है। लेकिन चाय का कप जमीन पर गिर जाने की वजह से सोमवती की एकदम से आंख खुलती है और वो ये सब देखकर, अरे पूनम बहू, तू क्या कर रही है और ये चाय का कप कैसे गिरा? मैं आपको चाय देने के लिए आ रही थी कि तभी आपकी 100 फीट लंबी चोटी में मेरा पैर उलझ गया, जिससे चाय का कप नीचे गिर गया। चाय का कप टूटे तो टूटे, लेकिन तू जरा अपनी हालत तो देख। ऐसे समय पर फूक फूक कर कदम रखते हैं। भगवान का शुक्र है कि तू बच गई, अगर गिर जाती तो कुछ आज आ जाती तो। उनकी 100 फीट की लंबी चोटी की वजह से ही मेरा संतुलन बिगड़ा था। खुद की चोटी संभलती नहीं है और आई बड़ी मुझे ज्ञान देने वाली। अब तक की कहानी से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे गांव में रहने वाली 60 बरस की सोमवती के बाल इस उम्र तक भी काफी काले, घने और 2-4 फीट नहीं बल्कि 100 फुट जितने लंबे थे, जिसकी चोटी का इस्तेमाल गांव के कई सारे लोग अपने कामों में किया करते थे। आखिरकार इस उम्र में भी 100 फीट लंबी चोटी का क्या राज था? जो हमें दिख रहा है वही चीज थी या कुछ ऐसा था जो हमारी नजरों से अब तक छुपा हुआ था? आइए इसे ही जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। देखना माँ जी, किस तरह बाल झड़े हैं मेरे। 2 बार सर में कंघी मारती नहीं कि हाथों में बाल के गुच्छे आ जाते हैं। मेरे बाल तो जगह जगह से सफेद हो गए हैं और ऊपर से इतने कम हो गए हैं, मुझे तो लग रहा है कि मैं आने वाले कुछ महीनों में टकली होने वाली हूँ। कुछ भी बोलो माँ जी, लेकिन बाल तो अम्मा के हैं। पता नहीं ऐसे कौन सा तेल लगाती है। एक दिन तो मैंने उनका तेल चुरा लिया था और महीने भर तक लगाया, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ। दोनों सास बहू हाथों में अपने बालों के गुच्छे को लिए आंगन में बैठी परेशान हो रही होती हैं कि तभी सोमवती अपनी 100 फीट लंबी चोटी को संभालते हुए आंगन में आती है। सच में एक अकेले इंसान का 100 फीट की चोटी को संभालना बहुत मुश्किल है। जवानी में तो मैं अपने बाल आराम से संभाल लेती थी, लेकिन अब बुढ़ापे में इतनी ताकत नहीं रही है। तो काट लो ना बाल, किसने कहा है 100 फीट लंबी चोटी लेकर पूरे गांव में डोलने के लिए? अब तो आपकी अच्छी खासी उम्र हो गई है, तो क्यों ये 100 फीट की लंबी चोटी का बोझ लेकर घूमती रहती हो? मेरी मानो तो आप कमर तक बाल कटवा लो। मुझे तो अपने बालों से प्यार है, परेशानी ही सही, लेकिन मैं अपनी इस 100 फीट लंबी चोटी के साथ बहुत खुश हूँ। और खुश होगी भी क्यों नहीं, गांव के बुड्ढों पर लाइन जमानी होती है। इनकी वजह से गांव के सारे बुड्ढे हमारे घर के बाहर ही आकर बैठ जाते हैं। इस उम्र में भी सोमवती की 100 फीट लंबी चोटी होने की वजह से उसकी खुद की बहू और पोता बहू भी जलती थी। सोमवती पेशे से एक वैद्य भी थी, जो गांव के कई सारे लोगों का मुफ्त में इलाज करती थी। आज सोमवती अपने लोगों के इलाज करने वाले कमरे में बैठी होती हैं कि तभी वहां संतोषी नाम की औरत अपने 7 साल के बेटे को लेकर आती है। अरे अम्मा देखो ना, पता नहीं मेरे बेटे के कंधे में क्या हो गया है। 2 दिन से बड़ा दर्द कह रहा है। गांव वाले कह रहे हैं कि शहर जाकर हड्डी दिखानी होगी। एक बार अगर आप देख लेती तो। अरे खेलता कूदता बच्चा है, खेलते खेलते गिर क्या होगा कहीं। एक काम करो, तुम बाहर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे बेटे को देखती हूँ।
सोमवती की बात सुनकर संतोषी कमरे के बाहर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद अब सोमवती उस बच्चे को पानी में एक दवाई घोल कर देती है, जिसे पीते ही उस बच्चे को नींद आ जाती है। तो वहीं अब सोमवती अपनी 100 फीट लंबी चोटी को लेकर उस बच्चे के कंधे के दर्द वाले हिस्से पर 3 बार छुआती है, जिससे उस चोटी में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है। और अब जब वो बच्चा थोड़ी देर बाद उठता है तो अरे वाह दादी, मेरे कंधे में तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। देखो तो मैं अपना कंधा आगे पीछे कर रहा हूँ। देखा, कहा था ना मैंने कि सही कर दूंगी। चलो अब अपनी माँ के पास जाओ। बच्चा जब बाहर आकर अपनी माँ को कंधा दिखाता है तो संतोषी को काफी ज्यादा खुशी होती है और अब वो जल्दी से कमरे में आती है और अपने बैग से कुछ पैसे निकालती है। पता नहीं अम्मा, आपके हाथ में ऐसा कौन सा चमत्कार है जो बीमार से बीमार आदमी भी आपके पास आने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सोमवती के इतने प्यार और अच्छे बर्ताव की वजह से गांव भर में उसकी काफी ज्यादा इज्जत थी। ऐसी कुछ समय गुजरता है और आज सोमवती की 100 फीट लंबी चोटी को धोने का दिन होता है, जिसमें उसकी दोनों बहुएं कमर एड़ी का जोर लगाकर उसके बालों को धोने में लगी होती हैं। अरे बहू, इधर भी पानी डालना। कर तो रही हूँ माँ जी, पहले इस तरफ के बाल तो धो लूं। मेरे तो हाथ ही दुखने लग गए हैं। अभी तो मेरे आधे बाल भी नहीं भीगे हैं पानी से और तुम दोनों के हाथ अभी से दुखने लग गए। शरीर में तो जान है ही नहीं तुम्हारे। सोमवती की 100 फीट लंबी चोटी को धोना और नंगे पैर अंगारों पर चलना दोनों सास बहू के लिए अब बिल्कुल एक जैसी ही सिचुएशन थी। बहुत हुआ, अब तो मेरी कमर भी जवाब दे गई है। ऐसी हालत में अब मैं और देर नहीं बैठ सकती। आप ही धो ये बाकी के ये जो बचे बाल। इस तरह की हालत में आलस करना सही नहीं है। तुम लड़कियां तो आजकल कुछ काम करने को राजी नहीं होती हो। जरा से बाल धोने में तुम्हारी कमर दुख गई है। जरा से बाल, अरे डायन की चोटी भी इतनी लंबी नहीं होगी जितनी मेरी सास की है। कभी कभी तो मन करता है कि पेट्रोल डालकर जला दूं या एक बड़ी सी आरी लाकर काट दूं। सोमवती की 100 फीट लंबी चोटी धोने की जिम्मेदारी थी, जिससे वो हर हफ्ते जूझा करती थी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों सास बहू उस बुढ़िया के लंबे बालों को धोकर काफी थक जाती हैं और आज बिना खाना बनाए ही आराम करने लगती हैं। तो वहीं शाम में जब उन दोनों के पति काम से घर लौटते हैं, आप लोगों ने खाना नहीं बनाया? आज हमें बड़ी जोरों की भूख लग रही है। भूख लग रही है तो बाहर से ले आओ या खुद बनाकर खा लो। क्या इतना भी नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें? अरे भाई, क्या हो गया? क्यों इतना भड़की पड़ी हो? कुछ कहा क्या किसी ने? कुछ कहा? अरे तुम्हारी माँ की 100 फीट लंबी चोटी धोते धोते एक दिन हम दोनों सास बहू की अर्थी निकल जाएगी। लोग बड़े बड़े जहाज में सफर तय करते हुए चांद पर जाते हैं और तुम्हारी माँ की चोटी तो ऐसे ही चांद पर चली जाएगी। अब दादी के लंबे बाल हैं तो उस पर क्या कर सकते हैं? किसी किसी औरत को ही मिलती है ये खूबी। अब इसमें एक दूसरे से जलना कैसा? अरे इधर जवानी में मेरे गुच्छे करके बाल निकले हैं और उधर तुम्हारी दादी का कब्र में एक पैर लटका हुआ है, लेकिन मजाल है कि उनके सर से एक बाल निकल जाए और ऊपर से ही हमें हमेशा उनके बाल धोने पड़ते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि इस घर में मैं बहू बनने के लिए आई थी या आपकी दादी की 100 फीट लंबी चोटी धोने के लिए। इतना कहकर दोनों ही सास बहू मुंह फुलाकर वहां से चली जाती हैं। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। पूनम आज गांव के बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गई होती है कि तभी उसे वहां उसके बचपन की सहेली अर्पिता मिलती है। अरे अर्पिता, तू यहाँ? बस यहाँ पास वाले गांव में आना हुआ तो सोचा आकर तुझसे मिल लूं। वैसे तुम्हारी दादी सास कैसी है? क्यों, तू क्यों उनके बारे में पूछ रही है? कहीं तुझे भी मेरी दादी सास से इलाज नहीं करवाना? पगली, मैंने उनकी 100 फीट लंबी चोटी के बारे में बड़ी कहानियां सुनी है। अरे हमारे गांव में कई लोग जानते हैं उन्हें। बस एक बार उन्हें देखना था और पूछना था कि वो अपने बालों में ऐसा क्या लगाती है। तू तो जानती है कि मुझे शुरू से ही लंबे बालों का कितना शौक रहा है। सहेली से मिलने के बावजूद भी पूनम जब अर्पिता के मुंह से अपनी दादी सास की 100 फीट लंबी चोटी के बारे में गुणगान सुनती है तो उसका मुंह बनने में देरी नहीं लगती। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। संगीता अपनी सास के कमरे की सफाई कर रही होती है कि तभी उसे एक तेल की शीशी मिलती है, जिसे देखकर अरे ये किस चीज का तेल है? कहीं बाल लंबे करने वाला तेल तो नहीं है? तभी तो ये यहाँ कमरे में रखा हुआ है। अगर मरीजों के इलाज करने वाला तेल होता तो वो इनके वैद वाले कमरे में होता, ना कि यहाँ। आखिरकार मुझे उनके लंबे बालों का राज पता ही चल गया है। संगीता काफी ज्यादा खुश होती है और अब जल्दी से उस तेल की बोतल को बाहर लेकर आती है जहाँ उसकी बहू चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तो वहीं राजीव और सुरेश खाट पर बैठे होते हैं। क्या बात है माँ, आज तो दादी के कमरे से बड़ी खुशी खुशी निकली हो और ये हाथ में बोतल किस चीज की है? ये लंबे बाल करने वाला तेल है, यही तो लगाती है माँ जी, तभी तो उनकी इतनी लंबी चोटी है। अब से मैं भी यही लगाऊंगी। अरे आराम से, कहीं पता चला बाल आने की बजाय ये जो तुम्हारे सिर पर गिने चुने बाल बचे हैं ना, वो भी उड़ जाए। आप चुप रहो जी, अपना टकला देखा है? गिनती के 2 बाल बचे हैं। अगर चाहते तो कि बाल टिके रहे तो ज्यादा मत बोलो, उन्हें भी खींच कर निकाल दूंगी। और बहू, मैं तो कह रही हूँ तू भी लगा ले, तेरे भी बाल बढ़िया हो जाएंगे। नहीं माँ जी, रहने दीजिए। पिछली बार तो मैंने तेल लगाया था, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आप ही लगाइए तेल, अगर फायदा हुआ तो मैं बाद में देख लूंगी।
संगीता अब खुद ही इस तेल का इस्तेमाल अपने बालों में करने लगती है और हफ्ते भर बाद संगीता देखती है कि उसके बाल लंबे मजबूत होने के बजाय पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गए हैं और अब तो और भी आसानी से संगीता के बाल झड़ने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? जो बच्चे कुछ बाल थे अब वो भी झड़ने लग गए हैं। अब तो मेरा टकला होना पक्का है। क्यों मैंने माँ जी का वो बाल बढ़ाने वाला तेल लगाया? क्या कहा? बाल बढ़ाने वाला तेल? ये तुझे कहाँ से मिला? उस दिन जब मैं आपके कमरे में झाड़ू लगा रही थी तब मुझे मिला था। सोचा था इसे लगाने से आपके जैसे बाल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो टकले होने की नौबत आ गई है। बहू, तू गंवार से भी ज्यादा गंवार निकली। अरे मेरे पास कोई तेल नहीं है बाल बढ़ाने का। ये तो मेरे बचपन से ही ऐसे हैं। और तू कुछ भी लगा लेगी क्या अपने सर पर? वो तो कमर दर्द के लिए तेल था जो मैं उधर अपने साथ ले आई थी और यही कमरे में भूल गई थी। अरे ये क्या सोचा था और क्या हो गया? इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। अच्छा हुआ कि मैंने इस तेल को अपने बालों में नहीं लगाया, वरना माची वाला हाल मेरा भी होता। चलो कोई नहीं बहू, गलती तो इंसानों से ही होती है। मैं तुझे 1-2 दवाइयाँ दूंगी, उसे पानी में घोल कर पी लेना। ये जो बाल झड़े हैं ना वो काफी कम हो जाएंगे। सोमवती की बात सुनकर संगीता का मुंह बन जाता है और वैसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सोमवती के घर से थोड़ी ही दूरी पर रहने वाली कलावती आंगन में बैठकर पुराने तरीके से रस्सी का इस्तेमाल करते हुए माखन बना रही थी कि तभी अचानक कलावती की रस्सी टूट जाती है, जिसे देखकर ये क्या? ये रस्सी कैसे टूट गई? अब मैं क्या करूं? चुन्नियां साड़ी का इस्तेमाल करूंगी तो उससे कोई बात नहीं बनेगी, और इसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। गर्मी इतनी है कि कहीं खराब ना हो जाए। कलावती अपने अधूरे बने माखन को देखकर दुखी हो ही रही होती है कि तभी वहां पास से सोमवती गुजरती है और जैसी सोमवती की नजर कलावती पर जाती है तो वो उसके पास आती है। अरे क्या हुआ कलावती, क्यों परेशान हो रही है? क्या बताऊं सोमवती, मैं तो यहाँ मक्खन निकाल रही थी, लेकिन देखिए ना रस्सी टूट गई। अब मैं कैसे निकालूं? अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मेरी 100 फीट की चोटी कब काम आएगी? सोमवती अब अपनी 100 फीट लंबी चोटी में से थोड़ा सा हिस्सा कलावती को देती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए अब कलावती जल्दी जल्दी माखन बनाती है। कितनी आसानी से तुम्हारा मक्खन बन गया। अब थोड़ा सा मक्खन कटोरी में डालकर हमारे घर भी भिजवा देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी इतने अच्छे इंसान के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। क्या एक नहीं, मैं तो 2-2 कटोरी भिजवाऊंगी। जहां सोमवती के घर में उसकी खुद की दोनों बहुएं उसकी 100 फीट लंबी चोटी होने की वजह से उससे जलती थी, तो वहीं पूरा गांव सोमवती से काफी ज्यादा प्यार करता था। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। आज कुछ ज्यादा ही गर्मी होती है, जिसके चलते सभी लोग बाहर आंगन में सो रहे होते हैं कि तभी नींद में सोमवती, अरे यार, इस लंबी चोटी की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। कहाँ फेंकूं इसे? सोमवती नींद में अपनी 100 फीट लंबी चोटी से परेशान होकर उसे अपने बगल में सो रही पूनम के ऊपर फेंक देती है, जो सीधा पूनम के मुंह पर जा गिरती है और एकदम से पूनम की सांस फूलने लगती है। ये बुढ़िया तो मुझे एक दिन मार ही देगी। बस अब बहुत ही हुआ इसकी चोटी का। या तो इस घर में इसकी 100 फीट लंबी चोटी रहेगी या तो फिर मैं। अगली सुबह होते ही पूनम अब अपना सारा सामान पैक करने लगती है, जिसे देखकर राजीव, अरे तुम ये सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जाना है क्या? मैं अपने मायके जा रही हूँ और वहीं रहूंगी। क्या कहा? मायके? लेकिन क्यों? तुम्हारी दादी की 100 फीट लंबी चोटी से मैं परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है, या तो इस घर में उनकी 100 फीट लंबी चोटी रहेगी या तो मैं। और वो तो अपनी चोटी पर आंच भी नहीं आने देंगी, तो इसलिए मैं अपने मायके चली जाती हूँ। पूनम थोड़ी सी शर्म करो। तुम्हारी दादी सास के इतने अच्छे बाल हैं तो तुम उनसे इतना जल रही हो। ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। हाँ हाँ, तुम्हें क्या पता, तुम तो ऐसा बोलोगे ही। और क्या कहा तुमने कि मैं उनके बालों से जलती हूँ? हाँ जलती हूँ, क्योंकि हर कोई मेरे बालों की उनसे तुलना करने लगता है। अरे होगी उनकी 100 फीट लंबी चोटी, मेरी नहीं है, लेकिन क्या फायदा, मेहनत तो हमें ही सबसे ज्यादा करनी पड़ती है ना। मैं और माँ जी उनके बाल धोए, सुखाए, चोटी गूंथे, तेल लगाए, एक पल भी राहत नहीं मिलती है। अम्मा तो इस उम्र में ये सब करेंगी नहीं, तुम्हें ही ये सब संभालना है। और अगर तुम आज मायके चली गई ना तो वापस आने की जरूरत नहीं है, समझी? राजीव की बात सुनकर पूनम को काफी गुस्सा आता है और अब वो मजबूरन वापस अपने ससुराल में ही रुकती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज का मौसम काफी सुहाना हो रहा था, जिसे देखकर सोमवती, कितने दिनों के बाद इतना बढ़िया मौसम देखने को मिला है। मैं तो कह रही हूँ कि आज हम नदी किनारे चलते हैं, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा में बैठेंगे। अरे मैंने सुना है कि शहर से गांव में कुछ लोग घूमने के लिए आए हैं और वो सब भी यहीं हैं। आप लोग चले जाइए। घर का सारा काम निपटाकर पूनम और संगीता भी अब तैयार हो जाती हैं और दोनों सास बहू अपनी दादी सास के साथ नदी किनारे जाती हैं, जहां पर काफी सारे शहर से आए हुए टूरिस्ट होते हैं, जिनमें से कुछ टूरिस्ट की नजर सोमवती की लंबी चोटी पर जाती है, जिसे देखकर, उस बूढ़ी औरत के पास तो देखो कितने लंबे बाल हैं। लग रहा है कि सिर पर बाल नहीं है बल्कि कोई एनाकोंडा हो। कितनी लंबी चोटी है उसकी, 50-100 फीट की तो आराम से ही होगी ना। इससे पहले वो टूरिस्ट सोमवती के पास आते कि तभी नदी से थोड़ी दूरी पर बनी खाई पर एक पंकज नाम का टूरिस्ट खड़ा होता है। फोटो लेने के चक्कर में पंकज और नजदीक चला जाता है और वो बैलेंस बिगड़ने की वजह से वहां से गिर जाता है, लेकिन पंकज एक पत्थर को पकड़कर उसके सहारे लटका होता है।
अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ, मैं नीचे गिर जाऊंगा, अरे मेरा हाथ फिसल रहा है, कोई बचाओ मुझे। आसपास के लोग शर्ट स्ट्रोल को जल्दी से एक दूसरे से बांधकर पंकज तक लटकाते हैं, लेकिन पंकज का हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता। सारे स्टॉल, चुन्नी, शर्ट सब कुछ बांध कर नीचे लटका दिया है, लेकिन अभी भी ये कितनी छोटी है, अब क्या करें हम। सभी परेशान होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंकज का हाथ बस फिसलने ही वाला होता है कि तभी सोमवती अपनी 100 फीट लंबी चोटी खाई से नीचे लटका देती हैं। जल्दी से चोटी को पकड़ लो, हम सब तुम्हें ऊपर खींच रहे हैं। पंकज डरते डरते सोमवती की चोटी को पकड़ लेता है और अब सभी सोमवती को पीछे की तरफ खींचने लगते हैं। देखते देखते कुछ मिनट में पंकज अब सीधा ऊपर आ जाता है। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस लंबी चोटी की वजह से आज मेरी जान बच गई। चोटी इतनी लंबी और मजबूत हो सकती है, हमने कभी सोचा नहीं था। सभी सोमवती और उसकी 100 फीट लंबी चोटी की तारीफ काफी करते हैं और कई सारे लोग तो उसके वीडियो भी बना लेते हैं। इस इंसिडेंट को मुश्किल से हफ्ता भर ही हुआ था कि तभी शहर से कई लोग सोमवती की उस 100 फीट लंबी चोटी का राज पूछने के लिए आते हैं। दादी जी, आपकी 100 फीट लंबी चोटी का क्या राज है? देखिए ना, मेरे बाल कितने छोटे हैं। मैंने इतने सारे शैम्पू, यहाँ तक की दवाई भी इस्तेमाल की है, लेकिन मेरे बाल बढ़ते ही नहीं है। अब आप ही बताइए, क्या कुछ इलाज? बिटिया, मेरे बाल तो बचपन से ही ऐसी हैं। बस अपना खान पान अच्छा लगाओ और बालों की देखभाल करो। हर वक्त खुले मत रखना, बालों में तेल लगाना, इन सब चीजों से भी बाल लंबे नहीं होते। जरा मेरी सास को तो देखो, कैसे वीआईपी लोगों की तरह आराम से बैठी हुई है और लोगों का हुजूम लगा हुआ है। हमें तो कोई पूछ भी नहीं रहा, और पूछेंगे भी क्यों? झाड़ू जैसे बालों को देखकर तो किसी की भी हंसी निकल जाएगी। सोमवती की 100 फीट लंबी चोटी की वजह से अब वो गांव में ही नहीं बल्कि शहर में भी काफी फेमस हो चुकी थी, जिसे देखकर जहां सुरेश और राजीव तो खुश होते हैं, तो वहीं संगीता और पूनम का मुंह बन जाता है। और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज दोनों सास बहू मिलकर सोमवती की 100 फीट लंबी चोटी को खोलकर उसमें अच्छे से तेल मालिश करती हैं। आज की मालिश तो बढ़िया हो रही है मेरे बालों की, लेकिन सिर्फ ऊपर ही नहीं, नीचे की तरफ भी अच्छे से तेल लगाना। नाना करके भी उनके बालों में 5-6 किलो तक का तेल आराम से लग जाता है, और अभी तो चोटी भी गूंथनी है। पता नहीं क्या सोचकर मैंने शादी के लिए हाँ किया था। 8वां महीना लग गया है मेरा, लेकिन अभी तक आराम नहीं है। शरीर की सारी ताकत तो उनके बालों की सेवा करने में निकल जाती है। ये तो वही बात हो गई है कि मेहनत करे मुर्गा, अंडा खाए फकीर। वो रोज रोज के इस काम से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और आज जब दोनों शाम में आंगन पर से अचार की बरनी ला रही होती हैं तो सासू माँ, मैं तो अम्मा के बालों से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। कभी कभी तो दिल करता है कि उनके बालों को ही जड़ से काट दूं। दिल तो मेरा भी करता है बहू, लेकिन क्या करे। देखा नहीं माँ जी कैसे अपने बालों को लेकर हमेशा सतर्क रहती है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे उनके बाल भी कट जाएंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। रात को जब अम्मा सो रही होगी तो मैं चुपके से उनके कमरे में जाऊंगी और उनके बालों को इस तरह काटूंगी कि सबको लगेगा कि उनके बालों को चूहे ने कतर दिया है। और वैसे भी हमारे घर में तो इस वक्त काफी चूहे हो रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया है बहू। अब मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी चोटी काटने के बाद फिर से माँ जी के इतने लंबे बाल दोबारा हो पाएंगे, और अगर उगने भी लगे तो उसमें तो 100 साल बीत जाएंगे। बस अब माँ जी को इस बारे में पता न चले। अब दोनों सास बहू अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक अच्छी रात का इंतजार कर रही होती हैं और इसी में ही 1 से 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। आज तो तेरे ससुर और पति भी नहीं है, यही सही मौका है कि देख, मैंने बड़ी वाली कैंची भी ले ली है। जाकर उस बुढ़िया के बाल काट दे। आखिरकार हमें उसकी 100 फीट लंबी चोटी से छुटकारा मिल ही जाएगा, लेकिन आराम से, कहीं भी जाग ना जाए। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि अम्मा की नींद कब गहरी होती है। अभी तो वो खराटे मार के सो रही होगी। पूनम अपनी सास से कैंची लेती है और दबे पैर के साथ अपनी दादी सास के कमरे में जाती है और देखती है कि पूरे कमरे में चारों तरफ बस उसकी ही 100 फीट लंबी चोटी फैली हुई है। पूरे कमरे में बस चोटी ही चोटी है, आज तो चोटी को काट ही दूंगी। पूनम जैसे ही अब कैंची लेकर सोमवती की चोटी काटने जाती है कि तभी अचानक वो चोटी अपने आप पीछे हो जाती है, जिसे देखकर मेरी आंखों का धोखा था, सच में ये चोटी अपने आप ही पीछे हो गई। जैसे वो दोबारा चोटी काटने जाती है तो फिर से चोटी पीछे हो जाती है। 1 से 2 बार होने पर पूनम अब एकदम से कसकर उसकी चोटी पकड़ लेती है और जैसे ही सोमवती की चोटी काटने लगती है तो वो चोटी कटने का नाम ही नहीं लेती। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पहले तो चोटी हाथ में नहीं आ रही थी और अब आई तो कट नहीं रही है। इससे पहले पूनम कुछ और करती कि तभी पीछे से सोमवती की चोटी पूनम की कमर पर मारती है, जिससे घबराकर पूनम अब जल्दी जल्दी कमरे से बाहर आ जाती है। तूने काट भी दी चोटी। चलो, आखिरकार हमें 100 फीट लंबी चोटी से छुटकारा मिला। क्या कहा? चोटी काट दी? अरे वो तो मेरे हाथ में नहीं आ रही थी, और जब हाथ में आई तो नहीं कटी, और ऊपर से ऐसा लगा कि अम्मा की चोटी में अचानक जान आ गई और उसने मुझे घुमाकर पीठ पर मारा। भाई मैं तो नहीं जा रही काटने, आप ही जाओ।
पूनम की ऐसी बातें सुनकर संगीता की खुशी धरी रह जाती है। और वैसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं, जहां एक तरफ पूनम और संगीता आए दिन सोमवती की चोटी से परेशान हो रहे थे, तो वहीं सोमवती हमेशा की तरह अपनी उस 100 फीट लंबी चोटी से गांव के लोगों के कामों में उनकी मदद करती है। काकी, आपकी 100 फीट लंबी चोटी किसी के काम आए या ना आए, लेकिन मेरे कपड़े सुखाने के लिए हमेशा काम आती है। दादी, आपकी चोटी पर झूला झूलने में काफी मजा आ रहा है। अब से हम इसी पर झूला झूला करेंगे। चलो, मेरी ये 100 फीट की लंबी चोटी लोगों की मदद तो आ रही है। जितने मैं इससे लोगों की मदद करूंगी, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। ऐसे अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आज शहर से पूनम का भाई विनोद उससे मिलने के लिए आया होता है। इतने समय के बाद अपने भाई से मिल पूनम काफी ज्यादा खुश होती है। जब से तू शहर गया है तब से तेरा तो अपनी बहन के ससुराल आना ही बंद हो गया है। तेरी जीजा भी कितना याद करते हैं। अभी थोड़े देर में काम से आने वाले हैं, वही तेरी क्लास लेंगे। अरे अब क्या करूं दीदी, शहर में काम ही इतना होता है कि समय ही नहीं मिल पाता। बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ आपके पास। तू जाकर नहा ले, मैं तेरा बैग उठाकर कमरे में रख देती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप रहने दो। इसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं, इधर उधर गिर गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। कौन से केमिकल है इसके अंदर ऐसे? अरे दीदी, मेरी फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले केमिकल हैं। वैसे तो ये इतने खतरनाक है नहीं, पर जिस भी चीज पर एक बार गिर जाते हैं ना तो उसे जला देते हैं। अब विनोद अपना बैग खुद ही कमरे में ले जाकर रख देता है, तो वहीं विनोद के कमरे में ना होने का फायदा उठाकर पूनम उसके बैग से एक छोटी सी केमिकल की बोतल चुराकर अपने कमरे में ले जाती है। अब ऐसे कुछ दिन बाद अब आएगा असली मजा। कल बुधवार है और अम्मा के बाल धोने हैं। इसी केमिकल से उनके बालों को हमेशा हमेशा के लिए धोकर साफ कर दूंगी। पूनम उस केमिकल के बारे में अपनी सास को भी बता देती है, जिससे संगीता भी काफी खुश होती है। और अगले दिन जब सोमवती बाल धुलवाने के लिए आंगन में आती है तो देखती है कि उसकी दोनों बहुओं ने हाथों में मोटे प्लास्टिक वाले दस्ताने पहने हैं, जिसे देखकर अरे तुम दोनों ने दस्ताने किस खुशी में पहन लिए हैं? अरे माँ जी, पूनम का भाई आया था ना शहर से, तो वो एक बढ़िया शैम्पू लेकर आया बालों के लिए। आज हम इस शैम्पू थोड़ा रंग छोड़ता है ना, तो इसलिए हमने ये दस्ताने पहने हैं। वैसे तो मुझे रीठा और शिकाकाई के अलावा और कुछ लगाना पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम दोनों कह ही रहे हो तो लगा दो शैम्पू। सोमवती अब पटरे पर आराम से बैठ जाती है, तो वहीं संगीता सोमवती के बालों को गीला करने लगती है। और जैसे ही पूनम उस केमिकल को अपनी दादी सास के बालों में लगाती है तो उनके बालों को तिनके भर जितनी भी ठेस नहीं पहुंचती, जिसे देखकर भैया ने तो कहा था कि इस केमिकल के पड़ते ही कोई भी चीज जल जाती है, लेकिन अम्मा के बाल तो बिल्कुल भी नहीं जले। केमिकल से बाल जलने की बजाय सोमवती के बाल और भी ज्यादा काफी चमकदार हो जाते हैं। चलो, कुछ तो काम आई तुम दोनों की मेहनत। मेरे बाल तो पहले से भी ज्यादा चमक गए हैं। सोमवती की बातें सुनकर फिर से दोनों सास बहू का मुंह बनता है। और जब वो दोनों कमरे में अकेली बैठी होती हैं तो लगता है उन्होंने अपने बालों को अमृत से धोया था, तभी तो उनके बाल ना कटते हैं ना जलते हैं। सासू माँ, मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है, वरना आम इंसान के बाल यूं ही हल्के से खींचने पर टूट जाते हैं। कोई बात तो है। सोमवती की 100 फीट लंबी चोटी को लेकर अब दोनों सास बहू के दिल में आशंका पैदा होने लगी थी। वहीं आज फिर से कुछ लोग जब सोमवती से अपना इलाज करवाने आते हैं तो आप उनके पति है ना? आप यहाँ बाहर रुके, मैं उन्हें अंदर लेकर आती हूँ। सोमवती उस औरत को अपने साथ कमरे में ले जाती है, जिसे देखकर अब पूनम और संगीता उस कमरे की खिड़की के पास जाकर अंदर झांकने की कोशिश करती हैं। लेकिन ऊंचाई ज्यादा और हाइट कम होने की वजह से अब संगीता और पूनम ठीक से अंदर का देख नहीं पा रही थी कि तभी पूनम संगीता की पीठ पर चढ़ जाती है और अंदर का नजारा देखकर ये क्या अम्मा, मैं तो इस औरत को कुछ दवाई मिलाकर पानी में पिला दिया और ये सो गई। उस औरत के सोते ही सोमवती अब उसके ऊपर फिर से अपनी चोटी घुमाने लगती है, जिससे वो औरत बिल्कुल ठीक हो जाती है और चोटी से निकलती सुनहरी रोशनी पूनम देख लेती है। ये देखकर पूनम अब जल्दी से नीचे उतरती है और अपनी सास को लेकर नदी किनारे चली जाती है। सासू माँ, मैं कहती थी ना कि उनकी चोटी मामूली नहीं है, उसमें से कुछ सुनहरी चीज निकली थी। लगता है अम्मा जी की वो चोटी किसी डायन की चोटी है, हमें उससे खत्म करना होगा, लेकिन कैसे? सासू माँ, कल पूर्णिमा की रात है, तो क्यों ना कल ही हम इस काम को अंजाम दें। मैंने देखा था अम्मा के पास एक दवाई है, जिसे जब वो किसी को भी पिलाती है तो वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। वही दवाई हम अम्मा जी को पिला देंगे और फिर उसके बाद उनके बालों का काम तमाम कर देंगे। अगली रात होते ही पूनम अब उस दवाई को सोमवती को दूध में मिलाकर दे देती है, जिसे पीते ही सोमवती थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। और अब पूनम और संगीता एक चाकू की मदद से सोमवती के बालों को काटने लगती हैं कि तभी वहां सुरेश और राजीव आ जाते हैं। और ये सब देखकर, अरे तुम लोग ये क्या कर रही हो? माँ के बालों से इतनी जलने लगी कि तुम अब उसे काट रही हो। कोई साधारण बाल नहीं है, जादुई बाल है, वो भी डायन के। अभी बस देखते जाओ। और पूनम बड़ी मुश्किल से सोमवती के बालों को काट पाती है और जैसे ही सोमवती की 100 फीट की चोटी कटकर नीचे गिरती है कि तभी उसमें से तेज चमकदार रोशनी निकलती है और फौरन सोमवती की आंख खुल जाती है। और जब सोमवती ये सब देखती है तो हे भगवान,
कि तुम लोगों ने ये क्या कर दिया। मेरी 100 फीट लंबी चोटी तुमने काट दी, क्योंकि ये डायन की चोटी है। हमने खुद देखा था, इस डायन की चोटी से ही आप लोगों का इलाज करती हैं। डायन की चोटी नहीं, बल्कि मुझे किसी ने वरदान में दी थी चोटी। मैं ऐसे जितने लोगों की मदद करती है उतनी ही लंबी होती जाती, और आज तुम लोगों की वजह से ये चोटी मुझसे छिन गई। वरदान में? दादी, हमें कुछ समझ में नहीं आया। आपके तो बाल बचपन से ही इतने लंबे थे ना। दरअसल सोमवती एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुई थी जिसके चलते उसके शरीर पर गिन चुनकर 3 से 4 बाल ही थे। बचपन से लेकर जवानी तक आज तक सोमवती के बाल नहीं बढ़े थे, जिसके चलते उसका कहीं रिश्ता भी नहीं लग पा रहा था। और अब सालों से परेशान हुई सोमवती अपने आप को खत्म करने के लिए गहरे पानी के झरने के पास आती है। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा मुझे इस तरह से मिल रही है। भगवान, अब मुझे अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना। मैं आ रही हूँ तेरे पास। सोमवती जैसी उस झरने में कूदने जा रही होती है कि तभी अचानक उसे हल्की हल्की किसी बिल्ली की दर्द में कराहने की आवाज आती है। सोमवती जब इधर उधर देखती है तो उसे एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा मिलता है, जिसके पैर से काफी खून निकल रहा होता है। इस बिल्ली के बच्चे का पैर तो काफी घायल है, अब मैं क्या करूं? सोमवती उस बच्चे के पैर को पानी से धोकर उस पर अपनी चुन्नी का टुकड़ा फाड़कर बांध देती है, और देखते ही देखते अचानक वो छोटी सी बिल्ली का बच्चा एक परी के रूप में बदल जाता है। मैं एक जादुई परी हूँ। जानवर का रूप लेकर मैं झरने के पास घूम रही थी, लेकिन चोट लगने की वजह से मैं अपने असली रूप में नहीं आ पा रही थी। इसलिए इस रहमदिली की वजह से मैं अपने असली रूप में आ गई। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर कर सकती हो तो क्या तुम मेरे सर पर बाल ला सकती हो? मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सोमवती की बात सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और एकदम से सोमवती के पूरे 5 फीट जितने लंबे बाल हो जाते हैं। ये जादुई बाल है, हमेशा याद रखना। तुम जब इससे लोगों की मदद करोगी तो ये उतने ही लंबे होते जाएंगे, लेकिन अगर जिस दिन भी तुमने अपने बाल काटे तो तुम अपनी शक्ति खो बैठोगी। सोमवती बिना किसी लालच के हमेशा से अपनी उस लंबी चोटी से लोगों की मदद करती आई थी, और अब बुढ़ापे में आते आते अपनी मदद की वजह से सोमवती की 100 फीट लंबी चोटी हो गई थी। और अब जब ये सारी बात घर वालों को पता चलती है तो माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अगर मैं माफ भी कर दूंगी तो मेरी चोटी वापस उड़ना आ जाएगी। सोमवती अब इससे घर में बात करना बंद कर देती है। तो वहीं अब जब गांव वाले सोमवती को कटे बालों में देखते हैं तो अरे काकी, आपने अपने बाल क्यों काट लिए? इतने अच्छे तो बाल थे आपके। सोमवती चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। तो वहीं संगीता और पूनम को भी अपनी गलती का काफी एहसास होता है। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और आज पूनम की डिलीवरी का दिन आ जाता है। पूनम एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, और अब जब वो उस बेटी को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। जन्म से ही पूनम की बेटी के सिर पर पूरे 2 फीट लंबे जितने बाल थे, जो हल्के हल्के चमक रहे थे, जिसे देखकर सोमवती, ये क्या, मेरे परपोती के भी बिल्कुल मेरे जैसे ही बाल हैं? इसका मतलब जो वरदान मुझे मिला है अब वो मेरी परपोती के बालों में आ गया है। जो गलती हमने पहले करी अब हम उसे नहीं दोहराएंगे। मेरी बेटी की चाहे 1000 फीट लंबे बाल क्यों ना हो जाए, लेकिन अब मैं इसे कभी नहीं काटूंगी। लगता है ऊपर वाले ने हमें गलती सुधारने का दूसरा मौका दिया है। मैं खुद अपनी बच्ची के बालों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। बढ़ती उम्र के साथ साथ बिल्कुल अपनी परदादी की तरह ही पूनम की बेटी के बाल भी बढ़ते जा रहे थे, और अब वो भी अपनी दादी की ही तरह अपने उन जादुई बालों से लोगों की मदद करती है।